नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगी, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या टीवी पर उनको 2 मिनट का वक्त ही मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि दिल्ली में आप सभी जानते हैं विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है। उससे पहले सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ लगी हुई हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं पर एमआईएम के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी चुनावी जनसभा करने पहुंच गए और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी उम्मीदवारी में लोगों से वोट मांग रहे हैं। और वहीं पर उन्होंने केजरीवाल पर भी एक इल्ज़ाम लगाया है। और वहीं पर बात करते हैं कि महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं नीतीश राणे, उन्होंने बुर्के को लेकर एक विवादास्पद बयान भी दिया है। और वहीं पर बात करते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाकुंभ में एक भगदड़ हुई थी जिसमें काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे। उन पर अब यूपी प्रशासन से काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं और सवालों के घेरे में यूपी प्रशासन, यूपी सरकार आ चुकी है। और इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जैसा कि आप जानते हैं कि कम वक्त रह गया है और सारी पार्टियां वहां पर जाकर चुनावी प्रचार कर रही हैं, पूरे दमखम के साथ लगी हुई हैं। और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और वहीं पर देखा जाए, जैसा कि हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ इल्ज़ाम लगाए थे हरियाणा सरकार को लेकर। उन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार यमुना के पानी में जहर मिला रही है। उसको लेकर काफ़ी चीज़ें सामने आई थी, उनसे काफ़ी सवाल भी पूछे गए। वहीं पर एक रिपोर्ट सामने आई थी, एक न्यूज़ सामने आई थी कि ईसी ने उनको एक नोटिस जारी किया है और उनसे इन सारी चीज़ों के लिए क्लैरिफिकेशन मांगा है। उन्होंने कहा है कि आप इस पर स्पष्टीकरण दें कि वाकई में सच है, अगर सच होगा तो हम इसके खिलाफ जाएंगे। देखिए, जिस तरह से दिल्ली का चुनाव चल रहा है, प्रचार का आखिरी दौर है जी। और इसमें हर पार्टी कहीं ना कहीं अपने हिसाब से एक वर्ड यूज़ करी जिसका नाम है गारंटी। उस गारंटी के नाम पे जिस तरह से हमने पहले देखा कि आम आदमी पार्टी ने 15 गारंटियाँ लागू की हैं जी। उसके बाद कांग्रेस ने, हालांकि कांग्रेस ने भी गारंटी शब्द का ही यूज़ किया। उसके बाद बीजेपी ने भी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़पड़गंज में रैली कर रहे थे, उन्होंने भी वही वादा किया है कि हम सारे वादे पूरे करेंगे। कांग्रेस ने भी दिल्ली के चुनाव में 5 गारंटियों के साथ आखिरी दौर का प्रचार शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर, महिलाओं को 2500 रुपये देने जैसे कई बड़े वादे किए हैं। वहीं जब ये सारी पार्टियां अलग अलग चीज़ों को लेकर के लगी हुई हैं, तो उसी तरह जो है ताहिर हुसैन को पैरोल मिल गई है। ताहिर हुसैन भी कल पहले दिन निकले और काफ़ी फोर्स थी उनके साथ, पुलिस वाले थे, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ प्रचार किया। उनके साथ उनका बेटा भी मौजूद रहा। अब बात ये सामने आती है कि जिस तरह से हम बात करते हैं कि दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है उसमें डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं हो रही जी। जिस तरह से हम देखते हैं कि असद साहब हर जगह जो है डेवलपमेंट की बात करते रहते हैं, लेकिन आप वहाँ देखिए कि ओखला में वो एक ऐसे शख्स के लिए वोट मांग रहे हैं जो कि जेल में है। वो जेल में किस वजह से ये सबको पता है, उसके लिए सबकी संवेदनाएँ हैं, लेकिन आप डेवलपमेंट पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? ठीक है। उसी तरह ताहिर हुसैन को लेकर के भी यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई आप डेवलपमेंट पे क्यों वोट नहीं मांग रहे हैं। जिस तरह से अभी ओखला का जो पूरा वो चल रहा है सिनारियो, उसमें जो तीनों लीडर्स हैं इनकी एक अलग अलग पहचान है। एक जेल में बंद, एक आम आदमी पार्टी के साथ हैं जिनको ये भी कहा जाता है वहाँ के लोगों के हिसाब से कि ये जो हैं ज़्यादा ज़मीनें बेचते हैं, और तीसरी जो कांग्रेस की, उनका एक अलग अपना फेस है। लेकिन जिस तरह से आखिरी दौर चल रहा है, इसमें आप देखिए पिछले कुछ दिनों पहले बीजेपी के ही एक लीडर हैं, सांसद भी हैं ठाकुर, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का आला कमान जो यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा है। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि राहुल गांधी किस तरह से आगे आए हैं, और राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस के आला कमान में जितने भी लीडर्स हैं, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी नज़र नहीं आए हैं, बाकी सब लोग नज़र आ चुके हैं, बाकी सब प्रचार कर रहे हैं। आज भी अजहरुद्दीन जाएंगे प्रचार करने के लिए।
इमरान मसूद गए थे, जी। और उससे पहले भी कई ऐसे लोग आ चुके। हिमाचल के जो मुख्यमंत्री सुक्खू वो भी प्रचार कर रहे हैं। तो हर जगह से लोग आके प्रचार कर रहे हैं। और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई भी अपने आप को लेकर के संतुष्ट नहीं कि हमारी सरकार इजली बन जाएगी। बीजेपी का भी यही हाल है, बीजेपी भी यही सोच रही है कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मैं तो गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में एक ये भी अभी कुछ लोग, कुछ जो क्या बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इंडिया अलायंस की हैं, उनका ये कहना है कि अगर थोड़ा 19-20 सीटों में हुआ तो कांग्रेस अपना समर्थन दे सकती है। लेकिन फिर ये भी है कि अब कांग्रेस जो आप है उसी के कुछ लीडर्स का ये भी कहना था कि हमने इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ जाके गलती कर दी। फिर केजरीवाल जिस तरह से, अभी हमने परसों देखा कि राहुल गांधी ने जो प्रचार किया उसमें उन्होंने शीश महल का जिक्र किया था। उस शीश महल के जिक्र पे उन्होंने कहा कि आपने यहाँ पे जो है शराब घोटाला किया, ये किया, वो किया, वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल ने फ़ौरन ही उनके उस बयान को ट्वीट किया है, वीडियो पोस्ट करते हुए उसमें ट्वीट किया है कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, ये आप बताइए कि बीजेपी सांठगांठ किसकी है, कांग्रेस की है या आम आदमी पार्टी के। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इस बीच अभी जो खबर है वो ये कि दिल्ली में अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पकड़ी गई है। वो शराब ये बताई जा रही है कि ये शराब पूरी पंजाब से आई है, और पंजाब से दिल्ली आने वाली जो ऐसी गाड़ियाँ हैं उन पर रोक लगी हुई है। तो ये शराब की बोतलें कहाँ से आ गई। और जिस तरह से अभी हम देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी इल्ज़ाम लगाती रही है कि वहाँ से स्क्वाड की गाड़ियाँ दिल्ली में बैठी हुई हैं, दिल्ली में पड़ी हुई हैं, दिल्ली में राउंड कर रही हैं वो। तो ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये उन गाड़ियों में रख के शराब लाई जा रही है यहाँ पे। तो आप ये देखिए कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि वो जो क्या बोलते शर्मा है, वो जो पैसे बांट रहे थे, सब बांट रहे थे। लेकिन अभी जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, प्रवेश वर्मा सॉरी, अभी जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं वहाँ से, वहाँ आम आदमी पार्टी भी इसी तरह के काम कर रही है। अगर आपने इतना अच्छा डेवलपमेंट किया है तो आप फिर ये सब काम क्यों कर रहे हैं जी? अभी आपको जिस तरह से हरियाणा सरकार ने एक आंख दिखाई है कि आप इस तरह के उल्टे सीधे बयान क्यों दे रहे हैं जी? आपने अगर काम किया है तो आप फिर आपकी गाड़ियों में खाने पीने की चीज़ें क्यों पकड़ी जा रही हैं? अभी लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी बहुत खर्च कर रही है, खाने पीने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही। एक तरफ आप कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार लीडर हैं, और दूसरी तरफ जो दिल्ली की जनता है वो ये कह रही कि जब से आप आए हैं आपने किया क्या है। वहीं अपोजिशन पार्टीज कांग्रेस का भी यही कहना है कि जब से आप आए हैं शीला दीक्षित के बाद से वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। अब सबको जो है शीला दीक्षित की याद आ रही है, क्योंकि अब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं जिस तरह से, उस तरह शीला दीक्षित की याद आ रही है, क्योंकि काम कुछ नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने एक चैलेंज दिया है क्या बोलते केजरीवाल को कि आप यमुना का पानी पी के दिखाइए। अभी कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने भी ये चैलेंज दिया था उनको। बिल्कुल। अब केजरीवाल सिर्फ इस चीज़ पे बैटिंग कर रहे हैं कि हमने अच्छी स्वास्थ्य सिस्टम दे दिया, हमने अच्छे स्कूल बना दिए, उसके अलावा आपने क्या किया? शराब आपने घर घर पहुंचाई है। लॉकडाउन में आपने जो है तबलीगी जमात को लेकर के इतना बड़ा वो किया था, दिल्ली दंगों में आप गायब रहे थे। तो ये सारी चीज़ें दिल्ली वालों के जहन में हैं अभी। और दिल्ली में जिस तरह से चुनाव हो रहा है उसमें यही नज़र आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जो पिछली बार बिल्कुल मतलब उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम जीत जाएंगे, इस बार वो ये बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। उनके आप देखिए कि पिछली बार से ज़्यादा इस बार वो लोग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और मतलब प्रचार में इतना ज़्यादा चीज़ें वेस्ट कर रहे हैं वो इस बार। पिछली बार इतना नहीं किया था। पिछली बार वो एक पर्ची निकाल के देते थे कि फला सीट से फला इंसान फला इतने % वोट से जीत रहा है, हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी तो इतनी सीटें आएंगी। इस बार वो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। अगर आपने काम किया होता तो आप ना डरे होते। जिस तरह से आपने उनको बनाया मुख्यमंत्री आतिशी को, एक इंटरव्यू में आपने बोला कि नहीं वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, और जैसे ही सरकार मतलब अभी जो चुनाव होंगे उसके बाद हम जो है हटा देंगे उनको। तो ये भी कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए एक वो है कि आप इस तरह से एक इंसान को बोल रहे हैं। तो अब जिस तरह से अभी बोला ये भी क्या कि डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया ही रहेंगे। तो अगर पूरी कैबिनेट वही आ जाती है तो फिर दिल्ली वाले अगर उनको नहीं चाहेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा। तो इसी वजह से अभी दिल्ली चुनाव पे कुछ भी कहना उस तरह से सही है नहीं कि वहाँ होने क्या वाला है। वहीं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि केजरीवाल जेल में गए थे,
उनके जेल में जाने को लेकर के जो है कल असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये लोग जेल में ऐसे जाते हैं जैसे कोई ससुराल गए हों। आखिर इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है जो हमारे उम्मीदवार शिफाउर रहमान के पास नहीं है? आखिर क्या कारण है कि इनको न्याय मिल जाता है? शिफाउर रहमान को चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल मिली है। दिल्ली के डुमा कोर्ट ने उनकी पैरोल मंजूरी की है। वो आज जेल से बाहर आएंगे और प्रचार करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चीज़ कल बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, एक वीडियो जिसमें देश के प्रधानमंत्री पड़पड़गंज में एक बीजेपी के लीडर हैं जिनके वो पैर छू रहे थे जी। और इसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। बीजेपी के कई ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने मतलब डाउन टू अर्थ हैं को एक जो कि एमएलए कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसके पैर छू रहे हैं। लेकिन उसके पीछे की कहानी किसी को नहीं बताई गई थी। उसके पीछे की कहानी ये थी कि ये उसका नाम जो है रविंदर सिंह नेगी है। और दिल्ली में या दिल्ली से सटे एनसीआर गाजियाबाद में आपको हर 2-3 महीने पे कोई ना कोई एक वीडियो ऐसा सामने आ जाएगा जिसमें एक लीडर होता है जो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी मुसलमान खास कर रह रहे होते हैं या कोई सब्जी बेच रहा है या किसी की दुकान है या मीट शॉप है, उनको जाकर के परेशान करता है और ये उनको घुसपैठ या और रोहिंग्या पता नहीं क्या क्या कहता है। तो आप देखिए इस तरह का जो इंसान है उसके पीएम मोदी पैर छू रहे हैं, वो भी 3 बार और स्टेज पे आवाम के सामने। तो इससे ये भी जाहिर होता है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आप खो चुके हैं। जी जी। आपका ये नारा भी सिर्फ एक जुमला है। जिस तरह से अभी उनकी एक प्रवक्ता थी जो कांग्रेस में गई हैं, उन्होंने भी यही बात कही थी कि अब पता नहीं कहाँ तक वो सही है, उन्होंने भी यही बात कही थी कि बीजेपी ने सिर्फ जो रोड पे चलने वाला सीधा साधा मुसलमान है उसको भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो अगर कुछ नहीं होगा तो कोई इस तरह की बातें नहीं करेगा। थोड़ा है उसके बाद ही इंसान बात करता है। इतनी बात होती तभी उसको इतनी क्या बोलते हैं बोली जाती। जिस तरह से हम कहते हैं केजरीवाल ने अगर कुछ नहीं किया था तो उनको जेल में क्यों डाला गया जी, और उनको डरने की जरूरत क्या है? उनको डरने की जरूरत क्या है? जिस तरह से वो इतने सारे सामान आ रहे थे नहीं जा रहे थे, तो जब तक कुछ होता नहीं तब तक हम किस तरह से ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा? कुछ तो है। जिस तरह से पीएम मोदी कल उनके पैर छू रहे थे और जितने भी बीजेपी के लीडर से सबने बोला कितने डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी किसी ने नहीं बताई कि वो कौन है, वो इंसान कौन है जो रात रात में ज़ईफ। अभी कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा, रात में बूढ़े लोग बेचारे वो लगा के पन्नी लगा के सो रहे थे, उनको जा कर के मार रहा है, उनके घर उजाड़ रहा है। उस इंसान के आप पैर छू रहे हैं, उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिया पता नहीं क्या क्या बता रहा है। बिल्कुल। आपने बात की यासिर की कल दिल्ली में मोदी जी ने एक रैली की थी, जनसभा को संबोधित किया था। वहीं पर उन्होंने महाकुंभ में जो लोग मारे गए हैं उनके लिए आंसू भी बहाए। लेकिन एक चीज़ ये सामने आती है कि वहीं पर उन्होंने एक नेता के पैर भी छुए। उनके लिए ये रैली, ये दिल्ली का चुनाव इतना बेहद अहम है, लेकिन वहीं पर जो लोगों की जान गई है उसके लिए वो अगर चाहते तो एक दिन के लिए रैली रद्द कर सकते थे या अपने जो लोग हैं उनको भेजकर वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वहाँ पर सही करा सकते थे। लेकिन एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनको सबसे पहले जनता को देखना चाहिए, ना कि अपने लिए जो उनकी जो सत्ता है उसको कायम रखने के लिए ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। वहीं पर बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में राज्य माध्यमिक और उच्च स्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली हैं और इसी को लेकर जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं नीतीश राणे, उसका एक बयान बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसने जो है मांग की है, सिफारिश की है परीक्षा केंद्रों में। उन्होंने कहा है कि परीक्षा केंद्रों में जो मुसलमान औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो बुर्का पहन कर ना आए। ये वही है जो हमेशा उल्टे सीधे बयान देता रहा। जिस तरह अभी आपने एक चीज़ बोली थी अभी ये महाराष्ट्र की बात शुरू करने से पहले कि प्रधानमंत्री मोदी ने रैली क्यों की, वो वहाँ क्यों नहीं गई या वहाँ कोई लोगों का क्यों नहीं भेजा। तो कल सुबह से मीडिया में खबर चल रही थी कि प्रधानमंत्री ने 1 घंटे में 5 बार योगी आदित्यनाथ को फ़ोन करके वहाँ की जानकारी ली है। अब योगी आदित्यनाथ से फ़ोन पे जानकारी ली, ये आपको किसने बताया? और 5 बार ली है, ये आपको किसने बताया? ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट की गई हैं। ठीक है, हर चीज़ को इस तरह से पेश किया जा रहा है तश्तरी में रख करके कि एक समुदाय को आप कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं जी। आप सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो भी चीज़ें हैं उन सबको तोड़ के आप सिर्फ एक समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। उस एक समुदाय में आप अभी हम उस पर चलेंगे, बात करेंगे महाकुंभ पे, लेकिन उससे पहले अगर हम महाराष्ट्र पे बात करें तो महाराष्ट्र में
ये मंत्री है, कैबिनेट में है और इसके बयानात अक्सर वायरल होते रहते हैं। अब आप ये बताएं कि अगर मोदी जी इतने ही साफ सुथरे हैं और मोदी जी इतने ही अच्छे हैं या फडणवीस जी इतने ही अच्छे हैं तो इसको कैबिनेट में क्यों रखा हुआ? इन जैसे लीडर्स को, जिस तरह से हमने अभी बोला कि नेगी के उन्होंने पैर छुए, तो उन्होंने मतलब प्रधानमंत्री मोदी की वजह से या किसी भी पार्टी का कोई लीडर हो, बड़ा लीडर जो होता है, उसकी वजह से ही जो छोटे मोटे लीडर्स होते हैं उनको मतलब क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन मिलता। अब आपने देखा कि उन्होंने 3 बार उसके पैर छुए, तो इससे क्या अंदाजा हुआ? अब इस तरह के बयान तो ये दे रहा है, अगर चाहते तो इसको कैबिनेट से हटा सकते थे, इसको पार्टी से निकाल सकते थे, लेकिन नहीं निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी फायदा हो रहा है ना इससे, और उनको भी फायदा हो रहा है और इसको भी फायदा हो रहा है। तो बीजेपी में इस तरह के लीडर्स बहुत सारे हैं और वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। मुझे लगता है कि एक ऐसी विंग बना दी गई कि तुम्हें ये सब बोलना है, उसके बाद तुम्हें इसका फल मिलेगा। वहीं इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अब नगरीय चुनाव की सियासी गर्मी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहरी निकाय चुनाव को लेकर के संकेत दिए हैं। 2 दिन पहले नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि बीजेपी ने स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उधर महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूपीटी निकाय चुनाव में अलग सियासी राह पकड़ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ठाकरे परिवार क्या बीएमसी चुनाव में अपने सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए एकजुट हो पाएगा या नहीं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों अलग अलग हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जो राज ठाकरे हैं उनका तो कुछ है नहीं अभी, उनका ना कोई एमएलए जीतता है ना कुछ जीतता है, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि शायद जो वहाँ के नगरीय चुनाव हैं उसमें राज ठाकरे की पार्टी जो है वो बीजेपी या महायुति में जा सकती है। जिस तरह से राज ठाकरे का एक बयान सामने आया था उसमें उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे की वजह से हम महायुति में शामिल नहीं हो पाए जो वहाँ के विधानसभा चुनाव हुए थे, क्योंकि एकनाथ शिंदे नहीं चाहते थे कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस जो है वो जो है उसमें शामिल हो महायुति में। तो अब ये देखा जा रहा है कि एक तरफ एकनाथ शिंदे अलग मुंह बना के बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी के कुछ लीडर्स अलग मुंह बना के बैठे हुए हैं। अजीत पवार अपने में खुश रहते हैं, उनको डिप्टी सीएम ही रहना है, वो उसी को एंजॉय कर रहे हैं, उनको ना आगे से मतलब है ना पीछे से मतलब है, वो अपने हिसाब से खुश हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो शिंदे के लिए ही मुसीबतें बढ़ रही हैं। शिंदे की पार्टी के लोगों को सही मंत्रालय नहीं दिए गए हैं, शिंदे ने 2-3 काम बोले थे वो काम नहीं हो रहे हैं, मतलब शिंदे की पार्टी के लीडर्स ने कुछ काम बोले थे वो काम नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो शिंदे को बिल्कुल मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। लेकिन वहीं जब इस तरह के चुनाव की बात आती है, अभी जो आपने बोला नीतीश राणे ने जो बयान दिया है, इस बयान को लेकर के जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं या जो सेकुलर अपने आप को पार्टियां कहती हैं उनको इस पे एहतजाज करना चाहिए, उनको इस पे अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए, उनको इस पे एक नोटिस जारी करना चाहिए कि इस तरह के लीडर्स इस तरह के अगर बयान देंगे तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आप ये देखिए कोई कुछ बोलता नहीं है। यही बात अगर इन्होंने जो ये लीडर है इसने अगर इलेक्शंस के वक्त बोली होती तो सारी पार्टियां जाकर के वहाँ पे इसके खिलाफ बोल रही होती। लेकिन आप देखिए कि अभी इस बारे में किसी ने बात ही नहीं की है, क्योंकि सारे लोग दिल्ली चुनाव पे फोकस कर रहे हैं, चाहे कि कोई 2 सीट पे लड़ रहा हो या कोई सारी सीटों पे लड़ रहा हो। तो आप जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो फिर यही बात सामने आती है। इस तरह से बीजेपी की जो प्रवक्ता थी वो जब कांग्रेस पार्टी में गई तो उन्होंने बोला कि एक राह चलते मुसलमान सीधे आदमी को भी बीजेपी टारगेट कर रही है, तो उससे ये चीज़ें बिल्कुल सच साबित हो जाती हैं कहीं ना कहीं। जी यासिर, आपने बात की कि मोदी जी ने जो आशीष नेगी हैं उनके पैर छुए, इससे जो भड़काऊ बयान देने वाले जो नेता हैं उनसे प्रोत्साहित होते हैं और दिन ब दिन ऐसी सारी चीज़ें हरकतें करते जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते जाते हैं, जैसा कि नीतीश राणे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा है और बाकी भी जो कई सारे ऐसे लीडर्स हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के, भाजपा पार्टी के, कि वो आए दिन ऐसे बयान देते रहते हैं। लेकिन हमने देखा कि भाजपा को जिसकी ज़रूरत रहती है वो वहीं तक उससे काम चलाते हैं। हमने उमा भारती की अगर बात करें, उमा भारती एक टाइम पर फायर ब्रांड नेता मानी जाती थी, वो भी यही सारी चीज़ें करके ऊपर उठी थी, लेकिन आज उनकी क्या हालत है हम सभी देख रहे हैं। देखिए कोई भी पार्टी हो वो इस तरह के चेहरे लेके आती है। अभी हम बात करते हैं जिस तरह से 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो
इस दुनिया में नहीं रहे, जी। उधर के भी इधर के भी, ठीक है, जो उसके पक्ष में थे जो उसके विरोध में थे वो भी। लेकिन क्या आपको कभी उनके नाम के बारे में, उनके नाम कभी सामने आए हैं? बिल्कुल। जिन लोगों ने वहाँ पे जा करके जो जो काम किए थे, आज उनकी हालत क्या है ये आप जान सकते हैं? उनके बारे में कोई नहीं जानता है। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ की जो ईंट लेके आया था उसके घर में उस दिन से बर्बादी शुरू हो गई थी। उस वक्त के जो फायर ब्रांड लीडर थे वो थे जोशी, मुरली मनोहर जोशी और LK आडवाणी। आज कहाँ है जी। तो बीजेपी में शुरुआत जो बीजेपी की हुई थी वो LK आडवाणी वगैरह से ही हुई थी। उन्होंने ही ये काम करना शुरू किया था और धीरे धीरे जाके अब उनके साथ ही ये काम हो गया। इस तरह से भी कुछ टाइम पहले एक लीडर बहुत मशहूर थी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में ये कहा जाता था कि जब भी उनकी सुनवाई के लिए उन्हें बुलाया जाता था तो उनको उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, लेकिन वैसे वो बैडमिंटन भी खेल लेती थी। आप देखिए उनको टिकट नहीं दिया गया, वो गायब हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को खुश हो जाना चाहिए। जिस तरह से बिधुड़ी ने आप देखिए कि लोकसभा में दानिश अली के खिलाफ जो चीज़ें, जो वर्ड्स यूज़ किए थे, उसके बाद उसे लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया, लेकिन वहीं विधानसभा का टिकट दिया गया। विधानसभा का टिकट दिया गया, दिल्ली विधानसभा का। और कल मोदी जी जब गए हैं तो वो भी मंच पे उनके पास ही बैठा हुआ था। बिल्कुल। तो इससे ये अंदाज़ा लगाना अभी सही नहीं कि बीजेपी किस राह पे चल रही। बीजेपी या तो सिरे से हटाना चाह रही है या फिर उनको साथ लेके चल रही, क्योंकि उनकी मजबूरी है। बिना मजबूरी के कुछ नहीं होता है। जी। जिस तरह से आप देखिए कि अभी दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली के चुनाव में कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनके लिए जो हर पार्टी के लिए मजबूरी बन गए। अभी आप देखिए दो सीटों पे MIM ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। दो पार्टियां हैं, एक ओखला के, दो कैंडिडेट्स हैं, एक ओखला के, मुजफ्फराबाद से। ओखला से शिफाउर रहमान है और वहाँ से ताहिर हुसैन है। इन दोनों को लेकर के भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि इन दोनों ने कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया। शिफाउर रहमान जो हैं वो जेल में बंद हैं, दिल्ली दंगों और जो भी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे CNRC के टाइम से ही, और इन पे भी कुछ इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं। ये आम आदमी पार्टी से थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कोई सोच नहीं ली। अभी जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये है कि आम आदमी पार्टी जो है वो ओखला से जो इनके लीडर हैं अमानतुल्लाह खान, उन पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, तो कोई भी पार्टी हो, ये बीजेपी नहीं, कोई भी ऐसी पार्टी हो, बहुत सारी पार्टियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ यूज़ करती हैं। अभी कुछ समय पहले एक चीज़ चल रही थी कि शहाबुद्दीन को लेकर के उन्होंने RJD के लिए बहुत कुछ किया था, ऐसा कहा जाता है, लेकिन चीज़ें बदली, उनके बाद सारी चीज़ें ख़त्म हुई। अब जब बिहार में फिर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो आज ही सुबह में या कल रात में तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन के घर गए। तो ये कभी कभी कुछ चीज़ें मतलब पूरी प्लानिंग से होती हैं, स्क्रिप्टेड होती हैं, और कभी कभी कुछ अचानक हो जाती हैं। तो जिस तरह से आप बोल रही हैं कि बीजेपी जो है कुछ लोगों को इसी तरह यूज़ करती है उसके बाद ख़त्म कर देती है, तो इस वाली बीजेपी में ये चीज़ें अभी सामने आई नहीं है ढंग से। बात करते हैं महाकुंभ की। जैसा कि हमने कल देखा कि महाकुंभ में भगदड़ मची थी, उसमें 30 लोग की मृत्यु हुई थी और 60 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि आंकड़ा जो है अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि यूपी की जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं आंकड़ों को छिपा रही है, क्योंकि वहाँ पर से जो वीडियोस सामने आ रहे हैं यहाँ से, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे फैमिली के इतने लोग गायब हैं, अभी तक मिल नहीं रहे हैं। उनके परिवार वाले एक आंसुओं के साथ एक लाचार अवस्था में उनको ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं पर अगर कोई ज़िंदा दिख जाए, अगर ज़िंदा ही ना दिखे तो उनकी लाश ही मिल जाए, लेकिन हमारी फैमिली का मेम्बर हमें मिल जाए। लेकिन यूपी प्रशासन इन सारी चीज़ों को नकारता हुआ दिख रहा है। यूपी सरकार और यूपी प्रशासन जो है वो पूरी तरह से ये कह रहे हैं कि अब सुरक्षा व्यवस्था पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है, और उन्होंने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। बिल्कुल, देखिए यूपी गवर्नमेंट ने इसके ना बहुत बड़े बड़े प्रचार किए थे, ठीक है, और इस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था, 75,000 करोड़ 75,000 करोड़ रुपए लगाए थे इसमें जी। लेकिन उसका क्या फ़ायदा हुआ? वहाँ के जो इनके बाबा हैं उनका भी यही कहना था कि VIP मोमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। VIP मोमेंट की वजह से ही कहीं ना कहीं ये जो भगदड़ हुई थी वो यही थी, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने वीडियो बना के डाला। उन्होंने कहा है कि हमें 10-10, 12-12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है।
उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इतनी भीड़ में पैदल 15 किलोमीटर चल सकते हैं तभी आप कुंभ आइए, वरना मत आइए। मतलब कुछ लोग जो वहाँ गए हुए हैं, उनकी आस्था का सवाल है, वो खुद यही कह रहे हैं कि आपके अंदर अगर 15 किलोमीटर पैदल चलने की क्षमता है, अगर आप चल सकते हैं तभी आप कुंभ में आइए, वरना आप मत आइए। तो ये सारी चीजें चले। इसी पे एक कबीरदास का दोहा याद आता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल ला गया थी दूर। इतनी आपने उसके बारे में बढ़ चढ़ के चीजें बताई, इतना आपने एडवर्टीजमेंट किया, आपने बोला कि इतने देशों के लोग आ रहे हैं, इतना पैसा लगाया गया है, इतनी सुविधाएं की गई हैं, ये किया गया है, वो किया गया। उसके बाद नतीजा ये हुआ कि आप ही के लोग वहाँ पे ये कह रहे हैं कि वीआईपी मोमेंट ज़्यादा है, और फिर वहाँ पे भगदड़ होती है जिसमें 30 लोगों की मौत हो जाती है, 60 से ज़्यादा लोग घायल हैं। उसमें भी वहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये यूपी सरकार जो है गलत आंकड़े पेश कर रही है, असली आंकड़े पेश नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल है जी। जब बात इज्जत पे आ जाती है तो मतलब बहुत सारी चीज़ें छुपानी पड़ती हैं। लेकिन जिस तरह से हम बात करते हैं कि कुंभ जो है वो आस्था का प्रतीक है, और हर इंसान इसमें मतलब जितने भी उन चीज़ों को मानने वाले लोग हैं वो उसमें जाना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ नहाना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच एक और ख़बर सामने आई है कि प्रयागराज के लिए फ़्लाइट के दाम 10 गुना बढ़ा दिए गए हैं। जो टिकट 5,000 रुपये की होती थी वो महाकुंभ में अब 30 से 50,000 रुपये तक मिल रही। दिलचस्प बात ये है कि इन दिनों दिल्ली से लंदन का टिकट मात्र 30,000 से 37,000 रुपये तक है, जबकि जो इंडोनेशिया उसका टिकट 27,000 रुपये है। इसके अलावा मलेशिया में 10 से 15,000 रुपये के एयर टिकट मिल सकता है। यानी कि जितना पैसा आप कुंभ के लिए आप टिकट दिखा रहे हैं कि 30 से 50,000 रुपये के दरमियान आपको टिकट मिल रहा है, मतलब ठीक उतना ही पैसा जो है वो आप विदेश भी जा सकते हैं। उससे ऐसा कहा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा टिकटें महंगी कर दी गई हैं, क्योंकि हर इंसान को अपनी दुकान चलानी है, उसमें हर किसी को अपना फ़ायदा लेना है, चाहे वो जो भी हो। आप वहाँ देखिए कि एक जो है चाय का स्टॉल का एक दिन का पता नहीं कितना वो अपना किराया बता रहा था। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ। अब उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि जब भी कोई ऐसी आवाज़ उठाता है तो कोई भी एंकर या कोई भी मीडिया हाउस या कोई भी आम जनता तो उस पर ये कहा जाता है कि ये लोग इस चीज़ को बदनाम कर रहे हैं, देशद्रोही है। वो कल तो एक बाबा ने बोल दिया कि कोई भी हिंदू अगर नहाने नहीं आएगा शास्त्री तो वो देशद्रोही होगा। जी जी जी। लेकिन आप देखिए कि वहाँ जो लोग नहाने जा रहे हैं, कल ही एक बंदा बोल रहा है कि जब भगदड़ हुई तो मेरी माँ के सारे कपड़े फट गए थे, और एक कह रहा है कि हम 5 लोग आए थे यहाँ, 9 लोग आए थे यहाँ एक साथ, 4 का पता नहीं, हम 5 बचे हों। जी जी जी। यूपी की व्यवस्थाएं, यूपी सरकार ने जैसा दावा किया था कि हमने 75,000 करोड़ रुपए लगाए हैं कुंभ में, और जो आम जनता है उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन जब भगदड़ हुई है वहां पर तो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। उससे पहले भी कुछ वीडियोस सामने आ रहे थे, लेकिन इतनी खुलकर उन चीज़ों पर बात नहीं हो रही थी। लेकिन जब से ये घटना हुई है, भगदड़ की घटना हुई है, तब से बहुत सारे वीडियोस सामने आ रहे हैं। हमने कहीं पर देखा कि कोई बता रहा है कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कोई बता रहा है कि यहाँ पर 25 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, कोई बता रहा है कि हम भूखे रह रहे हैं 12-12 घंटे। लेकिन जो सरकार दावा कर रही है उनका क्या, और भगदड़ में जो लोग मारे गए हैं उनका क्या होगा, उनके फैमिली को किस तरह से यूपी सरकार क्या करेगी। और यूपी सरकार अगर जिस तरह से यहाँ से जो भगदड़ हुई है, लोगों की मौत हुई है, उनका जिम्मेदार कौन होगा। इससे पहले भी हमने देखा कि हाथरस में जो एक सत्संग चल रहा था, उसमें भी एक बाबा की जो सत्संग चल रहा था उसमें कई सारे लोग मारे गए थे, लेकिन प्रशासन ने जो है पल्ला झाड़ लिया था। देखिए, धर्म के नाम पे इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और बीजेपी इसका भरपूर फ़ायदा भी उठाती है। जी, तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।